माधवपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रमेश और विजय रहते हैं। रमेश के घर में उसकी पत्नी पायल अपने दो बच्चों के साथ रहती है। वहीं रमेश के घर के ठीक सामने विजय अपनी पत्नी सुमन और अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। रमेश और विजय के पास अपना छोटा सा खेत है जिस पर खेती करके वो अपना गुजारा करते हैं। रमेश और विजय दोनों सुबह सुबह खेत पर जाते हैं। वहीं पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। सोचा था फसल अच्छी होगी, बाजार में दुगने दाम में बेचूंगा। सोचा तो था मगर इस बार भी नमक रोटी से गुजारा करना होगा, तभी सभी बच्चे रमेश और विजय के पास पैसे मांगने आते हैं। अरे अरे, पहले तुम सब शांत हो जाओ, सबको दूंगा। लेकिन पैसे नहीं, रात की बासी रोटियां। ये देख सभी बच्चे उदास हो जाते हैं और उन सब बच्चों में से विजय का बेटा गौरव कहता है, बाबा हम कब तक ऐसी गरीबी में जिएंगे। रमेश, विजय और सभी बच्चे घर आ गए। तभी उनके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में हमेशा की तरह बाबूराम और राजरानी मैडम शहर के जाने माने रईस खानदान से हैं। कस्बे में आकर सभी बच्चों से मिलते हैं। वो हमेशा बच्चों के लिए नए नए कपड़े और चॉकलेट लाते हैं। आज भी वो कपड़े और चॉकलेट लेकर आए। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम लोगों को चॉकलेट नसीब तो हुई, वरना हम गरीब के नसीब में कहाँ चॉकलेट। भाई हम लोगों ने तो बासी रोटी और नमक ही जाना है। अगले ही दिन राजरानी और बाबूराम दोनों बच्चों से मिलने आते हैं। राजरानी, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं। तुम तो मुझे मेरे खानदान का वारिस भी नहीं दे पाओगी। तो जाओ गौरव के घर वालों से बात करो, मैं उसे अपने खानदान का वारिस बनाऊंगा। ठीक है, मुझे भी गौरव पसंद है। गौरव राजरानी को विजय और सुमन से मिलवाता है। जी नमस्ते, आपका बेटा गौरव बहुत प्यारा बच्चा है। मुझे गौरव को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए, क्या बात करनी है? दरअसल बात यह है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम गौरव को गोद लेना चाहते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं गौरव को अपने साथ ले जाऊंगा, अपने खानदान का वारिस बनाऊंगा, उसे अच्छी शिक्षा दूंगा। और ऐसा नहीं कि वो आपका बेटा नहीं रहेगा, आपका जब मन करे उससे मिलने आ सकते हैं। इसलिए तुम रोज हमारे बच्चों से मिलने आती हो, और उनके लिए अलग अलग चीजें लेकर आती थी। तो ये तरकीब थी तुम्हारी, ताकि बच्चे तुम्हारे लालच में आ सके। चले जाओ यहाँ से, मैं भूखे मर जाऊंगी पर अपने बेटे का सौदा कभी नहीं करूंगी। और तभी विजय और सुमन बच्चे को लेकर अंदर चले जाते हैं। राजरानी और बाबूराम दोनों निराश होकर अपनी कार की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रमेश और पायल ये सब देख रहे होते हैं। तभी पायल अपने बेटे को राजरानी के पास भेजती है। बबलू पीछे से आकर राजरानी की साड़ी पकड़ लेता है। राजरानी बाबूराम से कहती है, देखो ना, ये बच्चा भी कितना प्यारा लग रहा है। कोई फायदा नहीं, यहाँ कोई भी अपना बच्चा गोद नहीं देगा। चलो यहाँ से। एक बार बात तो करके देखो, शायद मान जाए। ठीक है। राजरानी और बाबूराम पायल के पास जाते हैं। क्या नाम है इस बच्चे का? बबलू नाम है इसका, और ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, क्या हम आपके बेटे बबलू को गोद ले सकते हैं? आप बदले में जितने चाहें उतने रुपए ले सकते हैं। ठीक है, हम बबलू को आपको दे देंगे। उसके बदले में आप हमें हर महीने 5,000 रुपए देंगे। मुझे मंजूर है, ये लो 5,000 रुपए इस महीने के, और हर महीने तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाया करेंगे। जैसे बाबूराम और राजरानी बबलू को लेकर जाते हैं, वैसे ही सुमन और विजय बाहर आते हैं और ये सब देखकर रमेश से कहते हैं, रमेश, ये तुमने क्या किया? अपने बेटे को ही बेच दिया। तुमने अपने फायदे के लिए अपने बेटे का सौदा कर दिया। अरे कैसी माँ है तू? पायल, मुझे तो तुझसे नफरत होने लगी है सच्ची। सुनो जी, आज से आप इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। हाँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकते। जैसे कि बाबूराम और रमेश के बीच में तय हुआ, वैसा ही हुआ। रमेश और पायल अब वो मनचाहा खाते, मनचाहा पहनते। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। फिर पायल को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया और एक दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। रमेश के पास इतना पैसा होने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाया। अपनी माँ को आखिरी बार देखने और उनकी चिता को आग देने भी उनका बेटा बबलू नहीं आया। गौरव भी अब बड़ा हो गया है, अब सारा काम वही संभालता है। गौरव खेत से आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे। हाँ, अभी लाई मेरे बच्चे। बाबा, आज शहर से बबलू आ रहा है। बबलू आज पूरे 10 साल बाद अपने गांव लौट रहा है, और उसके आने की खुशी में रमेश चाचा ने शानदार भोज का आयोजन किया है। आने दो, उससे हमें क्या। माँ,
आप बड़ों की दुश्मनी में हम बच्चों को दूर ना करो। हम और बबलू बचपन के दोस्त हैं, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। बहुत बड़ा आदमी बन गया है मेरा बबलू। गौरव ये बात कर ही रहा होता है कि तभी कार की आवाज आती है। शायद बबलू आ गया माँ, मैं अभी आता हूँ। अरे बबलू, तू आ गया, कितना बड़ा आदमी बन गया रे तू। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, गरीब कहीं का, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। बबलू की ऐसी बातें सुनकर गौरव को बहुत बुरा लगता है। इतना कहकर बबलू अपने बाबा से मिलता है और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में न आने के कारण माफी मांगता है और बहुत पछताता है। मिलाया बबलू से, चल अब तो खाना खा ले। देख देख, आज कितने सालों बाद मैंने तेरे लिए टमाटर की चटनी बनाई है। गौरव गुस्से में खाना फेंक देता है। रोज रोज ये खाना भी कोई खाना हुआ? आप लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ, आप दोनों ने अपने फायदे के लिए मुझे राजरानी मैडम के साथ नहीं भेजा। मैडम पहले मुझे ही ले जाने वाली थी। काश उस वक्त मैं चला जाता तो आज मैं भी बहुत बड़ा आदमी होता। ये सब आपकी गलती है। ऐसा नहीं है बेटा, हम तुझको खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। तो अब आपको ये सजा मिलेगी। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं रहना मुझे आप जैसे मतलबी माँ बाप के साथ, जिसने अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियों में आग लगा दी। इतना कहकर गौरव घर के बाहर आ जाता है। गौरव के सामने बबलू की गाड़ी खड़ी होती है और वो गुस्से में बबलू की पूरी गाड़ी को जला देता है। आग को देखकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। गौरव के हाथ में माचिस देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग समझ गए कि गाड़ी में आग गौरव ने लगाई है। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। सुमन और विजय दोनों बाबूराम के पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे को माफ कर दो साहब, उसे पुलिस के हवाले मत करो। हाँ साहब, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे तो हम दोनों को जेल भेज दें, पर मेरे बेटे को नहीं। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब। माँ बाप का ऐसा प्यार और त्याग देखकर गौरव की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। संजय को जब होश आया, उसके आसपास डॉक्टर और नर्स की भीड़ लगी थी। कुछ धुंधला सा जोर डालने पर बस इतना याद आया कि उसे तेज चक्कर आया और वो जमीन पर गिरा। और आज मानो कितने समय बाद उसे होश आया हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप होश में आ गए। पर मुझे हुआ क्या था? मिस्टर संजय, आपको हार्ट अटैक आया था। आपके दिल की सर्जरी हुई है। हार्ट अटैक? दिल की सर्जरी? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। मिस्टर संजय, जब तक आपको हॉस्पिटल लाए आपका हार्ट बिल्कुल डैमेज हो चुका था, इसलिए आपका हार्ट चेंज करना पड़ा। ये तो भला हो उन माताजी का जिन्होंने दुनिया से जाते जाते अपना दिल आपको दे दिया। उन्हें भी कल ही हमारे हॉस्पिटल में बड़ी नाजुक हालत में लाया गया था। हम उन्हें बचा नहीं सकते थे और आपको दिल की जरूरत थी। हमने उनसे पूछा भी कि वो अपना दिल आपको क्यों देके जा रही हैं, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मेरा दिल मेरे पास था ही नहीं, वो तो मेरा बेटा अपने साथ ही ले गया था। और इसके बाद उन्होंने... रोशनी, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? किसने मुझे अपना दिल दे दिया? संजय, तुम्हें दिल देने वाली वो महान देवी और कोई नहीं बल्कि माँ है। माँ ने तुम्हें अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई। रोशनी, माँ चली गई, वो मुझे अपना दिल देकर मेरी जान बचाकर खुद इस दुनिया से चली गई। मैंने उन्हें बेटा होने का कोई सुख नहीं दिया, इससे तो मैं मर ही जाता। संजय, जितना तुम इस वक्त माँ के लिए सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रही हूँ। मैंने भी तो उनके साथ एक अच्छी बहू होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। तुम ठीक कह रही हो रोशनी। माँ ने मुझे कितनी मुसीबतों से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुमसे शादी हुई, पर जब उन्हें सुख देने की बारी आई तो मैं उन्हें छोड़कर अलग रहने चला गया। मुझे आज भी याद है जब एक दिन मैं स्कूल से घर आया। माँ कहाँ हो? तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, आपने फिर वही दाल बना दी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा राजा बेटा नाराज क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, कल मैं तेरे लिए पूरी हलवा बनवाऊंगी। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तब तक तू खाना खा ले। आज तो बहुत देर हो गई, मालिक ने सबके हिस्से का काम बांट दिया होगा। अब मालिक, मुझे आने में देर हो गई, मुझे काम बता देते। अब तो मैंने सबको उनके हिस्से का काम दे दिया। हाँ, ये ईंटों का ठेला ढोकर एक मकान तक पहुँचाना है। अगर तू ये काम कर सकती है तो 200 रुपए दूंगा। हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगी मालिक। मुझे याद है रोशनी, उस दिन भी मैं नहीं समझा जब माँ के हाथ ईंटों का ठेला ढोने से जख्मी हो गए थे। माँ ने मुझे अपना खून पसीना बहाकर पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे शहर पढ़ने भेजा ताकि मैं अच्छी नौकरी करूंगा तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। पर मुझे याद है, शादी के बाद मैंने माँ जी को कभी माँ नहीं समझा, हमेशा ही उनका अपमान किया। बहू, ये चाय लाई थी। छी छी, ये चाय लाई हो या पानी उबाल कर लाई हो? इससे तो अच्छा है मैं कोई नौकरानी रख लूं, जो कम से कम मुझे मेरी पसंद की चीजें तो बना कर देगी। अब जाओ यहाँ से, मेरे सिर पर ही खड़े रहने का इरादा है। और सुनो, शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आ रही हैं और आज नॉनवेज बनेगा। मेरी कोई भी सहेली वेज नहीं खाती।
पर बहू, मैंने कभी भी मांस मच्छी नहीं बनाया। मैंने हमेशा शाकाहारी भोजन ही बनाया है। मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप नॉनवेज बना देना, और मेरी सहेलियों के आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे याद है माँ ने उस दिन जब नॉनवेज बनाया, उनके बहते आंसुओं पर भी मुझे दया नहीं आई, और मैंने अपनी सहेलियों के सामने उनका बहुत अपमान किया। मेरे गले में कुछ अटक रहा है। ओह, लगता है मछली के कांटे ठीक से साफ नहीं किए गए। रोशनी, ये चिकन भी कच्चा है। बहू, ये तुमने चटनी मंगवाई। माफ करना बेटी, गलती से गिर गया। गलती से? माय फुट। तुमने मेरी 20,000 की ड्रेस खराब कर दी, ओल्ड स्टूपिड लेडी। आई एम सॉरी गीता, मैं तुम्हारी ड्रेस ड्राई क्लीन करवा कर भेज दूंगी। तुम मेरी कोई ड्रेस पहन लो। रहने दे यार, हमसे ही गलती हो गई जो तेरे घर खाने पर आ गए। हमें नहीं पता था इस तरह खातिरदारी करेगी। चल सुमन, मुझे पता है ये सब आपने जानबूझकर किया है ताकि मेरी सहेलियों में मेरा अपमान हो। क्या हुआ रोशनी, तुम इतने गुस्से में क्यों? संजय, आज फैसला होकर रहेगा, या तो तुम कहीं और रहने चलो या मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बहू, मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। इतनी सी बात के लिए यूं घर छोड़कर मत जाओ। माँ, मैं आपके साथ रहने के चक्कर में अपना घर खराब नहीं कर सकता, और वैसे भी आपने मेरा बचपन गरीबी में खराब कर दिया। अब मुझे आपके साथ रहकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। चलो रोशनी, अब हम कहीं और चलकर रहेंगे। संजय बेटा, रुक जा मेरे बच्चे। रोशनी बहू, रुक जाओ, तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। संजय बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। संजय, अपने आप को संभालो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। संजय, आपको माँ का अंतिम संस्कार भी करना है। रोशनी, माँ चली गई, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। माँ मेरे बिना अकेली कैसे रही होगी? मैंने तो माँ की सुध भी नहीं ली। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पाया। संजय अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और अस्थियां गंगा में प्रवाहित करता है। संजय और रोशनी दोनों ही माँ को याद करके रोने लगते हैं, जो कभी भी वापस ना लौटने के लिए